भाई ये दोनों काम जोहर से पहले करवा दीजिएगा जो मैंने आपको कही अब्दुल्ला को। अच्छा जी, पास पेपर क्वेश्चन 2 निकालें जी। बबलू को बबल खिलाओ। मैं भी गाड़ी में चिली मिली खाने लगा, वो पता चला रैपर ही है खाली। अच्छा चलें खोलें इसको। किधर है पेज नंबर? 508। ये तो आसान सा सवाल है पहला वाला। ECL हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद काशिफ बिल्डर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब है रेडी द रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बस। अब आप इसमें कहो तुमने मटेरियल भी देने हैं, आर्किटेक्चरल सर्विसेज भी देनी है, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी देनी है, साइट क्लियरेंस भी देनी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कॉन्ट्रैक्ट ही कॉफ़ी का हो गया तो फिर दूध दें, चीनी दें, बाकी चीज़ें दें, तो ये अपनी ज़ात के एतबार से तो अलग अलग हैं, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटिटी इज combining all these inputs to produce a combined output. Therefore, though these are distinct within itself but not within the context of contract, therefore the contract for construction of residential project will be considered as a single performance obligation. आगे ये डिस्कशन नहीं करनी कि इट इज सेटिस्फाइड डाटा पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम, वो फिर सवाल के अंदर अलग डाटा देता कि हमने इसको डिलीवर कैसे करना है। तो सॉर्ट ऑफ इस किस्म की डिस्कशन हम जो है वो करके आएंगे। ओवरऑल देख लें, एक मिनट हम कहाँ खड़े हैं। ये सफ़े आपको बांट दिए उसने? अच्छा चलें फिर वेट कर लें एक मिनट। भाई उसको ज़रा बुलाओ, उसे को सफ़े बांटे, ये पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं, बस फिर बांट दें। अच्छा, तो इफ़ आई ओपन IFRS 15 तो आपके जहन में कौन से पैराज आ रहे हैं, कोई बताए? एक्सेलेंट, 27 और 29 आप लोगों के जहन में आ रहे हैं। 27 और 29। A good or a service is distinct if both of the following are met. The customer can benefit from the good on its own, or the entity's promise to transfer the good to the customer is separately identifiable from other promises. अब ना इसी को आगे पकड़ के लिखेंगे। In this case, the customer can benefit from the goods on its own. That is, he can take benefit from construction material, architectural services, engineering and site clearance because this entity or other entities अच्छा, इसमें ना हमने जितना किताब में लिखा हुआ है पैरा, आप उतना लिख के आइएगा। इसमें वो वाली लाइन ढूंढें, द फैक्ट दैट एंटिटी रेगुलरली सेल्स अ गुड्स सेपरेटली वुड इंडिकेट दैट कस्टमर कैन बेनिफिट ऑन इट्स ओन। तो किताब से पैरा 27 ढूंढ के आपने, वो मैंने वॉल्यूम 1 में पैराज लिखे हुए हैं, ये पूरे पैरा 28 में से जो लिखना है 27 में से सिर्फ वो हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि 28 स्टैंडर्ड में लंबा दिया हुआ है, हमने किताब में छोटा लिखा हुआ है, जितना हमने लिखा हुआ है उतना ही इनफ है, तो इसलिए अपनी ज़ात के एतबार से अलग हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में है ना, इधर आपको ना थोड़ा सा फिक्रा बदलना पड़ेगा। कैसे फिक्रा बदलना पड़ेगा? इधर आपको इधर नॉट काटना पड़ेगा। फैक्टर that indicate that entity promised to transfer a good or service to a customer is separately identifiable. The entity, अब बेशक ये पैरा लिखने की जरूरत नहीं, the entity is providing a significant service of integrating the goods or
with other goods or in the contract into a bundle of goods that represent the combined output for which the customer has contracted. तो मैंने कहा था कि इसमें पैरा 27A और 28 ये बताते हैं कि चीजें अपनी जात के एतबार से अलग अलग हैं, और पैरा 27B और 29 बताते हैं कि चीजें कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग हैं। तो ये अपनी जात के एतबार से चीजें अलग अलग हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी चीजें अलग अलग हैं। याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में चीजें कब अलग अलग होती हैं और कब अलग अलग नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर सेलर उनको इंटीग्रेट करके कंबाइंड आउटपुट दे रहा हो या आउटपुट को मॉडिफाई कर रहा हो, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो अलग अलग नहीं है। और अगर ऐसा होता कि हम सॉफ्टवेयर को हाईली कस्टमाइज कर रहे होते, सूट को ऑल्टर कर रहे होते, तो फिर हम क्या लिख के आते, द गुड और सर्विस डज सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई और कस्टमाइज अनदर गुड, therefore it is not a separate performance obligation, so software sale and its installation will be considered as a single performance, will be considered as distinct and will be considered as a single performance obligation. अच्छा, इसमें ना अब नॉट क्यों लिखा हुआ है उसने, ऑब्वियसली नॉट उसने क्यों लिखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूं। अगर आप मिसाल लेते हैं, मैं अलग दुकान से प्याज खरीदे, दूसरे लिफाफे में टमाटर डलवाए, दूसरे लिफाफे के अंदर ब्रेड डलवाई, तो फिर मैं क्या जवाब दे के आऊंगा, फिर मैं जवाब दे के आऊंगा द टमाटर एंड आलू इज डिस्टिंक्ट बिकॉज बोथ ऑफ द फॉलोइंग आर मेट। कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स ओन because this seller or other seller are selling it separately, and entities promise to transfer pyaz tomato is separately identifiable from other promises। अब 27B के साथ लॉजिक देने के लिए 27A के साथ लॉजिक देने के लिए 28, 27B के साथ लॉजिक देने के लिए 29, because the entity is not providing a service of, तो अलग प्याज लूं अलग टमाटर लूं तो पेपर में नॉट का लफ्ज डाल के आएंगे, और अगर इकट्ठे बना के सैंडविच लूं तो पेपर में नॉट का लफ्ज डालकर नहीं आएंगे। डन। अच्छा, सॉल्यूशन लिमिटेड, अ सॉफ्टवेयर डेवलपर entered into a 2-year contract with a customer to provide number 1 सॉफ्टवेयर लाइसेंस, यहां इंस्टॉलेशन नहीं है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर अपडेट एंड सपोर्ट सर्विस। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट सर्विस का ये मतलब होता है कि अगर प्री इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट सर्विस होती वो मुझे शायद लाइसेंस के अंदर घुसानी पड़ती। क्यों? अगर प्री इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट सर्विस होती तो डेट वाज लाइक इंस्टॉलेशन, और अगर वो फिर हाईली स्पेशलाइज्ड होती तो फिर ऐसी सूरत के अंदर सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंदर सपोर्ट सर्विस घुस के हमें सॉफ्टवेयर चलाना सिखाया जाता, वो फिर शायद सिखाए बगैर चलाना मुश्किल होता। अगर सवाल बताता तो फिर उसको शायद मैं सिंगल पीओ कहता, लेकिन सवाल में लिखा हुआ है प्री इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट सर्विस नहीं, क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट सर्विस। द लाइसेंस वुड रिमेन फंक्शनल इवन इफ अपडेट, इवन इफ सपोर्ट सर्विस आर डिसकंटिन्यूड। तो इसका मतलब है I can use the license on its own without using software update. I can use license on its own without using support service. मैं लाइसेंस को इन दोनों के बगैर इस्तेमाल कर सकता हूं। क्यों? इसलिए कि लाइसेंस ऑपरेटिव रहेगा इन दोनों के बगैर। इट मींस कि ये अपनी जात के एतबार से लाइसेंस देना, यानी सीडी पकड़ा के चले जाना लाइसेंस, असल तो 50 लाख रुपए आप लाइसेंस का ही दे रहे होंगे, 2 लाख रुपया सॉफ्टवेयर अपडेट का दे रहे होंगे, 3 लाख रुपया सपोर्ट सर्विसेज का दे रहे होंगे, मेन पैसे तो आप लाइसेंस के दे रहे होंगे। और अगर इन तीनों की प्राइस स्टैंड अलोन अलग गिवन हो
और फिर साथ जो है वो इनकी कंबाइंड डिस्काउंटेड प्राइस के वन हो, फिर वो डिस्काउंट एलोकेशन वाली सारी कहानी और वो, और फिर उसके बाद जो है वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस और सॉफ्टवेयर अपडेट की पीओ सेटिस्फाई होगी एट अ पॉइंट इन टाइम, और सपोर्ट सर्विस पीओ सेटिस्फाई होगी पॉइंट ओवर टाइम, और पॉइंट ओवर टाइम में फिर वही फटा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वाला कि कितने हो गया। आमतौर पे सपोर्ट सर्विसेज में टाइम बेसिस पे किया जाता है कि 24 महीने में से 2 महीने सर्विस दे दी है। चलिए हमारी बात कहीं और निकल गई थी, IFRS 15 ओवरऑल की तरफ हम वापस आते हैं। ये दोनों क्यों सॉफ्टवेयर अपडेट और सपोर्ट, अगर ये लाइन ना भी लिखी हो ना तो एज्यूम कीजिएगा सॉफ्टवेयर अपडेट के बगैर चल सकता है। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में हैं, अपडेट आते हैं आप उसे डिक्लाइन कर देते हैं, सॉफ्टवेयर चलता रहता है। और सपोर्ट सर्विस तो बिल्कुल हमें नहीं चाहिए होती, अनलेस के सवाल कह दे वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अब सॉफ्टवेयर लाइसेंस और सॉफ्टवेयर अपडेट और सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विस अपनी ज़ात के एतबार से तीनों अलग अलग हैं। अगला सवाल, दे आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द एंटिटीज प्रोमिसेस, ये लाइन 27 के बी में से लिख सकते हैं आप उठा के पेपर में, द एंटिटीज प्रोमिसेस टू ट्रांसफर सॉफ्टवेयर अपडेट एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस और support service to customer is separately identifiable from other promise in the contract, that is goods are distinct within the context of, और ये अपनी जात के एतबार से because the entity is not provide, अब not लिख के आएंगे, पिछली मिसाल में not नहीं लिख सकते थे, because the entity is not providing integration services of software license with software update and support service. Therefore, in light of above discussion, the software update and the support service are distinct and 3 separate performance obligations. जी जी, अपनी ज़ात के एतबार से भी अलग अलग हो। अच्छा, ये बहस सुन लें, अपनी ज़ात के एतबार से कब अलग अलग होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कब अलग अलग होते हैं। अपनी ज़ात के एतबार से तब अलग होते हैं जब पैरा 28 पूरा हो रहा हो, पैरा 28 ने ना ज़रा वाजे करके बातें बताई हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कब अलग अलग होते हैं जब पैरा 29 पूरा हो रहा हो। नो, व्हाट डज पैरा 28 सेज? पैरा 28 कहता है कि आप उस टमाटर को खुद यूज़ कर लो, कंज्यूम कर लो, सेल कर दो ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू, या फिर आपके पास जो रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, यहां तक मैंने आपको किताब में लिखवाया हुआ है, जो आपके पास रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, कीबोर्ड है, आप उसको खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैंने कहा था रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ इस्तेमाल कर लें। तो आप किसी चीज को खुद इस्तेमाल कर लो या किसी चीज के साथ आपके पास जो ऑलरेडी पड़ी है उससे मिला के इस्तेमाल कर लो, तो ये अपनी जात के एतबार से अलग अलग होंगे। और ये बात के आम तौर पे दुनिया में लोग चीजें बेच रहे हैं, मैं या मेरे कंपेटिटर्स अलग अलग, तो ये बात भी इस चीज का सबूत है कि ये चीजें जात के एतबार से अलग अलग हैं। लेकिन जब आप डिस्कशन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हैं, फिर आपको तीनों में से कोई एक बात देखनी पड़ेगी। नंबर 1, एंटिटी इंटीग्रेशन करके दे दे चीजों की, या एंटिटी सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज करके दे दे सूट को या सॉफ्टवेयर को, या हाईली डिपेंडेंट हो। ये हाईली डिपेंडेंट आपके लेवल पे कोई खास टेस्टेबल नहीं है। तो अगर इन तीनों में से कोई चीज पाई जा रही है तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर इंटीग्रेशन हो रही है, जैसे कॉफी है, और अगर नई इंटीग्रेशन हो रही, आपने कॉफी नहीं ली, चीनी ली है, दूध लिया, वो लिया, क्लियर? सो दैट इज एन एरिया दैट नीड्स योर अटेंशन एंड दैट नीड्स कि आप सोल्यूशन लिखें। इसमें जो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन लिखा हुआ है, वो बुरा लगता है मुझे कहते हुए, वो बाथरूम वाले सवाल और गटर वाले सवाल का सोल्यूशन है, क्योंकि उसमें सारे एस्पेक्ट सारे एतबार से डिस्कस हुए हैं, वो बेहतरीन सोल्यूशन है। और उसके बाद ये हल्का फुल्का सोल्यूशन है पास पेपर का क्वेश्चन 2 वाला, इसमें इसने कोई ज़्यादा तफसील नहीं दी हुई, लेकिन ये भी आप लिख के आ सकते हैं। और इसके अलावा एक और बेहतरीन सोल्यूशन आप लिख सकते हैं, वो लेक्चर नंबर 115 में हमने जो मॉडेम वाला सवाल किया था, उसमें अल्लाह का शुक्र है ये तीनों बातें उसने लिखी हुई हैं, ये तीनों बातें उसने अलग अलग करके लिखी हुई हैं। तो मॉडेम वाला सवाल लेक्चर 115 ये भी आप लिख सकते हैं।
तो ये 2-3 सवाल हैं जिनका थ्योरी का सोल्यूशन अच्छा है, और सबसे बेहतरीन थ्योरी का सोल्यूशन तो हमारा वो सॉफ्टवेयर वाला था, उससे हम सारी हेल्प ले सकते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर वाला है, और वो ओरिजिनल स्टैंडर्ड के अंदर भी मौजूद है। एग्जाम्पल नंबर कौन सी है, वो 11 है ना, एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 6 और मॉडेम वाला सवाल, ये 3 सवाल हैं जहां सोल्यूशन दिया हुआ है। वी आर वेरी लकी कि एग्जाम्पल 11 IFRS के पार्ट बी में दी हुई है। IFRS पार्ट बी सिर्फ इसलिए लेके जाना था हमने कि उसमें IS 1037 की वो एग्जाम्पल्स थी, स्मोक फिल्टर वाली और वो वाली एग्जाम्पल्स थी, और उसमें वो जो फ्यूचर रिपेयर्स वाली एग्जाम्पल्स थी ना, वो वाली भी थी। आज लीज भी होनी है, आपने जो फरमाइश की थी, तो उसमें वो वाली एग्जाम्पल्स थी। सिर्फ IFRS पार्ट बी 2 एतबार से सिर्फ इंपॉर्टेंट है। IFRS पार्ट बी, उसके अंदर सिर्फ IS 1037 है, और उसके अंदर IFRS 15 की डिस्टिंक्ट वाली एग्जाम्पल है एक सॉफ्टवेयर, और SIC 32 भी उसी में है। SIC 32 पार्ट बी में है। SIC 32 सी पार्ट तो बिल्कुल नहीं, वो CA करने के बाद भी अभी तक मैंने तो नहीं खोला। उसमें बेसिस ऑफ कंक्लूजन दी हुई है, लॉजिक्स चीज होती है, देख लेंगे अगर कभी जिंदा रहे वरना फिर छोड़ो, फिर जन्नत में जाके देखें। हाँ हाँ, अभी टाइम तो नहीं ना, अब इतना दुनिया जिंदगी गुजर रही है, अब क्या करें, और भी काम। हाँ अच्छा, चले आगे। भाईजान आपकी उम्र में हम ऐसे होते कुछ नहीं होता था, बस पढ़ाई होती थी, और बस जो बता रहा हूँ जो आप लोगों की उम्र गुजारी है ऐसे ही है। सर को जाने को टाइम नहीं होता था हमारे पास, इतना पढ़ते थे हम। मैं सीरियसली बताऊँ, सफ़े नंबर पता होते थे किताबों के, एक फ़लाँ सफ़े पे क्या चीज़ लिखी है, फ़लाँ लॉ है, फ़लाँ प्रोविजन है, फ़लाँ सेक्शन नंबर का। इतनी दफ़ा घोटा मारा होता था, लूट मचा दी होती थी पढ़ पढ़ के। मैंने और मोटिवेट किया था, आपने क्लास छोड़ के पढ़ने चले जाना है। अच्छा छोड़ो यार, ये डिस्कशन आज हमने क्लोज़ करनी है, ज़ोहर से पहले आपको फारग ही फ्री कर देना है, सॉरी फारग। अच्छा जी, आगे ये निकालें जी, यही जो हमारी डिस्कशन अभी चल रही है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, पेज 430 और 431। अच्छा हल्का फुल्का आज काम है, ये देख लें। इसके बाद हमने पास पेपर का क्वेश्चन 6 और 1 करना है। ये एक कॉन्स्ट्रेनिंग वाली चीज़ है, अगली क्लास में मैं देखूंगा। कंसाइनमेंट सेल का एक छोटा सा सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन एक कॉन्सेप्ट है 10-15 मिनट का, बाकी तो ऐसा स्क्रैप ही है सारा, तो वेरी लाइट मोड। अच्छा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जी, डेफिनेशन आ सकती है एक पेपर में आपको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की, तो याद रखिएगा किसी भी चीज़ की कभी डेफिनेशन आ जाए तो अगर वो IAS हैं, जैसे IAS 41, IAS 38, तो फिर आपको स्टैंडर्ड के स्टार्ट में उनकी डेफिनेशंस मिलेंगी, प्रोबेबली पैरा 5-6 होता है स्टैंडर्ड में। और अगर वो IFRS हैं, जैसे IFRS 16 है, IFRS 15 है, IFRS 8 है, तो इनमें अगर आपको डेफिनेशंस ढूंढनी होंगी तो वो आपको स्टैंडर्ड के एंड पे मिलेंगी। ये ना एंड पे डालना शुरू कर दी है इन्होंने, अपेंडिक्स। तो ये मैं बात कर रहा हूँ डेफिनेशंस की। तो इसी तरह जी डेफिनेशन है एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की। अच्छा याद रखिएगा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, इम्प्लिसिट भी हो सकती है। एक दुकानदार है, आपको सपोर्ट सर्विस कई सालों से दे रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होता। अब हम क्या करें, सिंगल PO समझें पेपर में कि उसने हमें चीज़ें बेची हैं, या सपोर्ट सर्विस को भी एक PO समझें? PO समझें बिल्कुल। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बी रिटन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी ऑल्सो implied. PO is normally specified in the contract but also include a promise implied by entities, customary business practices, published policies। वही जो बातें होती थी उसमें IS 37 में नहीं थी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टाइप बोल बोल के बन गई हुई हैं। डेट क्रिएट अ वैलिड एक्सपेक्टेशन, कस्टमर के दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन भी क्रिएट होना जरूरी है कि आप कई सालों से दे रहे हो और कस्टमर को उम्मीद लगी हुई है कि आप ये सर्विस दोगे। अच्छा उसके बाद जी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन है, दैट इज इन अपेंडिक्स ए। Performance obligation is a promise in a contract with a customer to transfer the customer either a good or a service that is distinct or series of distinct goods or services. There is a series of distinct goods or services.
अच्छा जी, अब मुझे बताएं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इससे राइज होगा। इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट, ये डिस्टिंक्ट है दूसरे यूनिट से या इनडिस्टिंक्ट है? डिस्टिंक्ट है या इनडिस्टिंक्ट है? डिस्टिंक्ट है ना 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 ना, वो तो आप प्राइस की बात कर रहे हो। क्या मैं पहला यूनिट यूज कर लिया, क्या अगला यूनिट यूज करने के लिए ये पहला यूज करना जरूरी था? क्या 9 बजे के बाद बिजली यूज करने के लिए 7 से 8 जो बिजली गई थी वो इस्तेमाल करनी जरूरी थी? तो एक यूनिट डिस्टिंक्ट है, ये एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। बट मैंने यूज किए इस साल 1020 यूनिट्स, मैंने यूज किए 1020। अब ये जो 1020 यूनिट्स है ना, ये 1020 डिस्टिंक्ट यूनिट्स हैं, बट इट इज वन पीओ दैट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। तो ये एक बारीक सा कॉन्सेप्ट है, अभी तक स्टैंडर्ड ने टेस्ट नहीं किया, मेरा नहीं ख्याल टेस्ट भी होगा ये। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि मैंने यूनिट्स यूज किए 1020 बिजली के, तो ये जो 1020 डिस्टिंक्ट यूनिट हैं, क्योंकि हर यूनिट इस्तेमाल करना पिछले यूनिट के से कोई ऐसा ना, तो पिछला यूनिट क्या हम यूज कर सकते हैं अगले के बगैर? तो अपनी जात के एतबार से यूनिट्स अलग अलग हो गए बिजली के। और क्या पिछला और ये वाला यूनिट, क्या बिजली के सप्लायर ऐसे इंटीग्रेट करके दे रहे हैं कि हमें एक कंबाइंड आउटपुट मिल रही है? नहीं। तो दो के यूनिट्स तो डिस्टिंक्ट हैं, बट एक सीरीज में होने की वजह से वादा एक हो गया, डेट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। ये एक है थोड़ा सा अजीब सा कॉन्सेप्ट, दैट मे बी टेस्टेड। इसको ना कुछ किताबों ने ऐसे भी लिखा है कि एक मंथ के यूनिट्स डिस्टिंक्ट हैं, यूनिट आप जो मर्जी ले लो, एक मंथ के यूनिट्स डिस्टिंक्ट हैं और अगले मंथ के यूनिट्स भी डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि एक महीने की बिजली इस्तेमाल, हम तो जितना मर्जी नीचे तोड़ देना, हमने तो बेहतरीन एग्जांपल किया है, हम महीने को भी छोड़े, हमने दिनों को भी छोड़े, हमने घंटों को भी छोड़े, हम तो सेकंडों पे चले गए, एक सेकंड में एक यूनिट इस्तेमाल हो रहा है मिसाल के तौर पे। तो वो तो यूनिट्स आपने बनाने हो तो वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी बना लें। इसी तरह जिम वाले आपको सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें आप यूनिट बना सकते हैं 1 घंटा, 1 घंटा अलग यूनिट है, अगला घंटा अलग यूनिट है, अगला घंटा अलग यूनिट है। तो दिन में उन्होंने 8 दफा आपको 8 घंटे प्रोवाइड किए, तो वो 8 डिस्टिंक्ट चीजें हैं, क्योंकि दूसरे घंटे में जो आपने सर्विस ली पहले के लिए वो जरूरी नहीं थी। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें तो ये पीओस कितने हैं? पीओ 1 है, ये असल में कहानी है, डेट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। तो हमने डिस्टिंक्ट बहुत ज्यादा बारीक तोड़ दिया, हमने यूनिट लेवल तक चले गए हैं। इसको वीक लेवल पे भी कर सकते हैं, मंथ लेवल पे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी मैं बात किसकी कर रहा हूं, एक मिनट, अभी मैं बात किसकी कर रहा हूं, पीओ की कर रहा हूं या डिस्टिंक्ट की कर रहा हूं? आ पीओ is a promise in a contract with a customer to transfer to customer either series of distinct goods units in सीरीज भेज रहे हैं, एक के बाद दूसरा यूनिट आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है, तीसरे के बाद चौथा आ रहा है, चौथे के बाद पांचवा आ रहा है, बट भाईजान ये पीओ 1 है, आ पीओ डिस्टिंक्ट यूनिट्स की सीरीज लगी हुई है और पीओ पीछे 1 है, डेट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। ओवर टाइम क्यों है? कंज्यूम कर रहे हैं, वो सेंड कर रहे हैं और हम साथ साथ कंज्यूम कर रहे हैं, वाली शर्त थी वो पूरी हो रही है। हेयर प्रोमिसेस आर सेटिस्फाइड ओवर टाइम, डेट आर सब्सटेंशियली द सेम, एक ही चीज आ रही है ना, पहला यूनिट आया फिर दूसरा यूनिट आया, एंड डेट आर द सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर टू कस्टमर, ग्रिड के थ्रू आ रहा है एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, पे रोल, ब्ला 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 ब्ला। जी नो 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 भाईजान, 25 वाला यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसके लिए 24 वाला यूनिट इस्तेमाल करना कहां से जरूरी है? लाइट चली जाए 24वें यूनिट पे 25वें पे आए तो आपके लिए वो 25वां ही 24वां होगा। अब अपनी तरफ से मिसालें ना बनाओ ना, आपको जो यूनिट आएंगे वही यूनिट होंगे ना, कहाँ जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है।
नहीं भाई डिपेंडेंसी तो नहीं है, किसी भी किस्म की डिपेंडेंसी नहीं है। ये जो अब अभी लाइट चली जो थोड़ी देर बाद आ जाए तो जो जितने यूनिट्स चले गए अब वो मैंने नहीं इस्तेमाल किए तो क्या उनका तो ये बिल भी नहीं आना, तो क्या सप्लायर ने सप्लाई ही नहीं किए वो, तो उनको फिर क्यों लिंक कर रहे हो उससे। ओके, इसी तरह घंटे के लिए जो है वो सफाई करने के लिए स्विमिंग पूल बंद हो जाए, बाद में खुल जाए तो आपको नहीं वो तो बड़ा ज़रूरी था और ये तो मैं नहाता ना, तो अब मैं 1 घंटा खुश्क हो गया हूँ तो भाई दोबारा सरकार जाएंगे, अब गीले होंगे सरकार। अच्छा ओ पेज 431 भी मैंने लिखा हुआ है, नहीं ठीक है, पेज 431 की डिस्कशन उधर स्टैंडर्ड में हो गई है। हाँ वो थी, गुड, आगे आओ अगले सफ़े पे। ऐसे ही ना ये आई कैप में एक दफ़ा थ्योरी का सवाल भी आया था जब FAR 1 में होता था, आने का चांस नहीं है। प्रॉमिस गुड्स, ये मैंने उसमें भी डाला हुआ है स्टैंडर्ड के जो पैराज आपने हाईलाइट करने। प्रॉमिस गुड्स की कई मिसालें हैं, चीज़ें बेचना भी गुड्स हैं, चीज़ें ख़रीद के बेचना भी गुड्स हैं, सर्विसेज ब्रिज बना के देना भी प्रॉमिस है, कंस्ट्रक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देना, स्टैंडिंग रेडी टू प्रोवाइड सर्विस, अपडेट टू सॉफ्टवेयर, ये भी एक प्रॉमिस है जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी। वैसे ही ये एक दफ़ा सवाल आया था, पैरा 26 में है। अच्छा अब मज़े मज़े की चीज़ें ज़रा पहले करते हैं, मुझे अपनी तरतीब से चलने दें। ये चलते कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन जी एक बड़ा टेक्निकल आसान कॉन्सेप्ट है, मुंह से निकल गया था टेक्निकल, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन में ना कुछ लोग 2 नंबरी करने की कोशिश करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो सेपरेट रखते थे, कॉन्ट्रैक्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट 2। कैसे? वो करते ये थे, दूल्हे को लेके जाते थे मैरिज हॉल, और मैरिज हॉल लेके जाके बताते थे कि यार 200 बंदों का खाना तैयार करना है, इस बंदे के जो है माशाल्लाह बड़े जानने वाले हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता था 9 बजे कि जी इंशाल्लाह सरकार की शादी होगी 10 दिन बाद, तो एक कॉन्ट्रैक्ट ये होता था 9 बजे, इसमें यह तय होता था कि जी 6 लाख रुपए का हम आपको खाना प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद 10 बजे हम उधर ही बैठे बैठे चाय पीने के बाद कहते थे मोबाइल पे सेकंड कॉन्ट्रैक्ट करते थे, भाईजान अगर दूल्हा तैयार करवा दें आपसे, उन्होंने कहा हाँ पॉलिश पुलिश है हमारे पास। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट 10 बजे होता था कि भाईजान ये सरकार देख ले ज़रा, इसको तैयार भी करवाना है आपसे। तो वो कहते थे भाईजान ये कर लो, वैसे तो मार्केट में 60-70 चल रहे रेट, लेकिन आपको ना 40,000 में दूल्हा बिल्कुल तैयार करके दे देंगे, बिल्कुल A1 फ्रेश तैयार हो जाएगा सर्विस। अच्छा अब ये लोग एंट्री करते थे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 की, कैश डेबिट सेल क्रेडिट 6 लाख जब भी ऑनर होता था, और कैश डेबिट सेल क्रेडिट 40,000। लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा प्लीज कंबाइन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स, कंबाइन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। वजह बताएं हाथ खड़ी करके। दीज आर एंटर्ड और नियर द सेम टाइम, दीज आर एंटर्ड और नियर द, एक शर्त ये है। दूसरी शर्त, दिस इज अ पैकेज डील नाउ। 6 लाख की डील करते हुए तो शायद आपको ये अंदाजा नहीं था, लेकिन 40,000 की डील की रीजन 6 लाख वाली डील है, तो दिस इज अ पैकेज डील नाउ। इट मीन्स कि आप ऐसा ना करो, आप पता है क्या करो, आप 6 लाख रुपए इसके पकड़ो। अब कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन करने का फायदा क्या होगा, जब इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कंबाइन कर देंगे तो बता दें मुझे वो क्या बन गई ट्रांजैक्शन प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6,40,000। और अब आप मार्केट में पता चला स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस, तो पता किया जी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस जो खाने की है, और पहली डील करते हुए हमने मार्केट पे ही डील की थी, लेकिन जो दूल्हा बनवाने की है, दूल्हा बनवाना लिख देते हैं ऐसे शुगल रहेगा ज़रा, दूल्हा बनवाना, तैयार करवाना, ऑर्डर करवाना, दूल्हा बनवाना, तो इसकी जो प्राइस है वो मार्केट में 70,000 चल रही है। अब फिर फटा हो जाएगा, तो 6,70,000 ट्रांजैक्शन प्राइस 640, और फिर वो सारी कहानी आपको पता है आगे। तो सेल अब ये लोग करते क्या थे, ये लोग करते ये थे कि पहले सेल बुक करते थे उसकी 6 लाख पे और इसकी 40,000 पे, लेकिन अब ऑब्वियसली आपको पता है अब 6,40,000 अलग अलग सेल बुक नहीं होगी, अब उसकी 6 लाख से सेल गिर जाएगी अगर किसी ने निकाली है तो।
573 बस जो भी है यार 573 और दूसरे की चलो गुड हो गया। अच्छा 67। आपको थीम क्या समझ आई है दो कॉन्ट्रैक्ट्स कंबाइन करने के पीछे? अगर ये दो देखो आई कैप का कोई पता नहीं सवाल दे, इफ दीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंबाइंड तो क्या एंट्रीज होती आई कैप पूछता, एंड व्हाट वुड बी द इंपैक्ट अगर ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स कंबाइन हो गए? देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन ओवरऑल रेवेन्यू। ओवरऑल रेवेन्यू इन दिस केस अगर अलग अलग एंट्रीज कर दूं, कैश डेबिट 6 लाख और कैश डेबिट सेल क्रेडिट 40,000, ओवरऑल रेवेन्यू विल रिमेन सेम, बट डिस्काउंट एलोकेशन तो नहीं हुई ना फिर। तो रियलिटी में कैसे होना चाहिए इन द लाइट ऑफ IFRS 15? कैश डेबिट 640, सेल क्रेडिट 573 एंड सेल क्रेडिट 67। तो इसकी सेल आप अंडर बुक कर लेते अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन ना करते, लेकिन इसके लिए शर्त है कि दीज कॉन्ट्रैक्ट्स शुड बी साइन एट और नियर द सेम टाइम। अब सेम टाइम जो मैंने 2-4 किताबों में देखा है उसमें 2-4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन लिखा हुआ है। हफ्ता 10 दिन के अंदर आप अगर कॉन्ट्रैक्ट ये कर लें तो इसका मतलब है कई दफा महीने में भी हो सकता है कि दूसरे महीने में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, पहले महीने में उस वजह से उन्होंने उसको आपको ये, तो इस तरह भी हो सकता है। तो एट और नियर द सेम टाइम को स्टैंडर्ड ने कोई खास वाजे नहीं किया। लिखें जी फर्स्ट जी मैं बताता हूं, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट और फिर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता अगर कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन ना होते? अगर कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन ना होते तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट की सेल 40 पे बुक हो जाती। अब जब कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन हो गए हैं तो फिर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट की सेल किस पे रिकॉर्ड हो रही है? 67 पे। क्या पेज नंबर? हाँ यार पेज नंबर मैंने लिखा हुआ है 480 418। ये लिख लो ना, फिर मैं बताता हूं कि उर्दू में लिखवा देता हूं फिर क्या मसला है इसमें। लाइन से ऊपर क्वेश्चन है, लाइन से नीचे सॉल्यूशन है। क्वेश्चन तो फिर अलग अलग बताना पड़ेगा। ये ऊपर क्वेश्चन बन गया। पंद्रह मिनट बाद कहा भाईजान बरातियों को छोड़ देंगे आप? उन्होंने कहा भाईजान वैसे तो सवारियों के लेते हैं हम जो है वो 25,000 रुपये, लेकिन आपको 22,000 लगा देते हैं। फिर कितने कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन करने पड़ेंगे? 3। फिर वादे भी 3 हो जाएंगे। अच्छा ये 3 वादे अलग अलग है? खाना, दुल्हा और सवारियों को लेके जाना, चपेट मारनी है भाई? ऐसे तो ना डिसीजन लिया करें ना, तसल्ली से बताएं। ओ यार ये तीनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं या एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं? यार खुदा के लिए बस सिंपल से रूल लगाएं। क्या खाना खिलाना, क्या दुल्हे को तैयार करना और क्या ट्रांसपोर्ट की सर्विस देना अपनी ज़ात के एतबार से अलग अलग हैं? सर 1 मिनट मुझे सोच लेने दें, क्या ये एंटिटी या अदर सेलर्स ये सर्विस अलग अलग दे रहे होंगे? हाँ, खाना इनसे ले लें, दूल्हे को तैयार जो है वो डिप्लेक्स से करवा लें और ट्रांसपोर्ट की सर्विस डेवो वालों से ले लें। ये अपनी ज़ात के एतबार से अलग अलग है। यार खुदा के लिए सोचा करो, ऐसे इतनी जल्दी डिसीजन ले रहे हो तो इसका मतलब है कल क्या हम अचार डाल रहे हैं वो भी नहीं डाल सका। और दूसरा सवाल पैरा 29, क्या एंटिटी दूल्हे को खाने के अंदर मिला के ऐसे सवारी में डाल रही है कि कोई नई चीज सामने आ रही है? इंटीग्रेशन तो नहीं हो रही इन तीनों चीजों की। और क्या दूल्हे को ऐसे मॉडिफाई किया जा रहा है कि साइड पे खाना और बस लगी हुई है थोड़ी सी उसके? तो ऐसी तो दोनों बातें नहीं है। तो प्लीज वो ना, इसमें ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो दूसरा वाला है पैरा 29 वाला, कि एंटिटी इंटीग्रेशन करके दे चीजों की।
कि बाद में वो अलग ना हो सकें, तो देयर इज नो इंटीग्रेशन सर्विस बाय एंटिटी, सो देयर आर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, लेकिन हमारी मिसाल में तो 2 हैं। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन ना करते तो सेकंड का रेवेन्यू 40 पे बुक कर देते, ये मसला था। मसला लिख लें, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन ना करते तो सेकंड का रेवेन्यू 40 पे बुक कर देते, हालांकि किस पे बुक होना है, 67 पे। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन ना करते तो सेकंड का रेवेन्यू 40 पे बुक कर देते। उसकी प्राइस तो नहीं बढ़ी, जरा और से सोचो, उसकी तो मार्केट प्राइस ये थी ना, तो उस थोड़ा सा डिस्काउंट इसको एलोकेट कर दो, असल में ज़्यादा डिस्काउंट आप इसमें दे रहे हैं। प्राइस तो नहीं बढ़ी, शायद दोनों की प्राइस एक अब रीजनेबल लेवल पे आ गई है। डेटा जरा मुझे दोबारा बताओ। पैकेज में 630 में है दोनों चीजें, ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं, फिर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस आपने 640 मुझे लगता है बता दी हैं, तो फिर वो डिस्काउंटेड प्राइस वो हो गई है। हाँ, फिर डिस्काउंटेड प्राइस 630 है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बन जाएगी या ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा, ट्रांजैक्शन प्राइस याद रखें कौन सी लेनी है, जो कस्टमर से लेनी होती है। ट्रांजैक्शन प्राइस भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी कहता है सवाल। वी मेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रुपीज़ इतने, तो ट्रांजैक्शन प्राइस पेपर में पकड़ी ना जाए, ये जरा याद रखिएगा, व्हाट इज ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा, पेज नंबर कौन से, 418। ओके भाईजान, ये बाइंडिंग है, ये रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है यहाँ कोई। एन एंटिटी मस्ट कंबाइन 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू एट और नियर द सेम टाइम, एट और नियर द सेम टाइम, ये भी शर्त है, विद द सेम कस्टमर, कस्टमर भी एक ही होना चाहिए ना, जाहिर सी बात है। एंड ट्रीट देम एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर प्रेजेंट। वो मैंने नीचे जरा बता दिए, हो सकता है, और रिलेटेड पार्टीज ऑफ द कस्टमर, पीटीसीएल और यूफोन से कर लें कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड एज अ पैकेज विद अ सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव क्या है, शादी करवा के देना। ये तीनों अरेंजमेंट्स के बैकएंड पे तो शादी वाला फंक्शन ही है ना। तो इसकी एक मिसाल लेते हैं जी, डेवलपर डी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल सिक्योरिटी सिस्टम टू पीटीसीएल कराची ऑफिस। 3 दिन बाद, 1 अगस्त, 4 अगस्त, 3 दिन बाद, इन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट डी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द सेम सिस्टम टू पीटीसीएल लाहौर ऑफिस। तो अब बता दें, ऑब्वियसली एक दिल में रहम सा आएगा, यार कराची ऑफिस वालों को चीज़ बेची है, अब यही हमारे पास दोबारा आ गए लाहौर ऑफिस के लिए चीज़ लेने के लिए, तो इनको ज़रा सस्ती कर देते हैं। ड्यूरिंग द नेगोशिएशन डी एग्रीज टू सेल द सिस्टम एट डीप डिस्काउंट इफ बोथ ऑफिसेज परचेज द सिस्टम। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के वक्त हमने कहा है कि अगर दोनों वाले कॉन्ट्रैक्ट फाइनल आपका हो गया, पहला तो ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा अगर आप फाइनल कर दें तो आपको हैवी डिस्काउंट दे देते हैं। अब ये वाली स्टैंडर्ड से आपने लैंग्वेज उठा के लिखनी है, पैरा 17 वाली। D concludes that 2 contracts should be combined because contracts were entered into at or nearly the and contracts were negotiated as a single commercial package। ओवरऑल सिक्योरिटी सिस्टम ही लगा के देना है पीटीसीएल को। कई दफा ऐसे होता है कि निगोशिएटेड एज अ पैकेज नहीं होता, बल्कि हम ये कहते हैं कि फला, हम खड़े हैं जुलाई में, अ मैरिज हॉल एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेमिनार, अ मैरिज हॉल एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जुलाई
for a seminar to be held by PTCL for foreign clients in November. 3 days later, 4 जुलाई को, अभी पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं हुआ। अगर पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑनर हो गया, फारग हो गया, फिर तो शायद और बहस होती, तो फिर भी शायद किसी सूरत में अगर टाइम हमें सेम लगता तो हम कुछ ना कुछ कर ही देते। 3 days लेटर 4 जुलाई को मैरिज हॉल एंटर्ड इनटू अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेमिनार टू बी हेल्ड बाय PTCL फॉर लोकल क्लाइंट्स टू बी हेल्ड इन दिसंबर। 1 जुलाई को हमने कहा कि आपसे नवंबर में सर्विस लेंगे और 4 जुलाई को हमने कहा कि आपसे दिसंबर में सर्विस लेंगे, लेकिन दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ओपन छोड़ दी, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ही डिसाइड नहीं की। द प्राइस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ, अभी कौन सा रेवेन्यू बुक करना है, रेवेन्यू भी तो जाके हमने नवंबर और दिसंबर में बुक करना है। नवंबर में तुम हमें सर्विस दो, इस सर्विस के पैसे हम तुम्हें देंगे 6 लाख, ये एग्री, ये हो गया होगा, बट द प्राइस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसकी प्राइस हमने ओपन छोड़ दी, ये प्राइस कब डिसाइड होगी? ओ भाई दिसंबर में नहीं यार, तेरी मेहरबानी, बोंगी नहीं मारनी, इसकी प्राइस दिसंबर में डिसाइड नहीं होगी। नवंबर में सर्विस ले लेंगे जब पहली वाली, तब हम कह देंगे आपने बड़ी अच्छी सर्विस दी है, अब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के भी आपको 5 लाख देते हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है 5 लाख दे दो, काफी है हमारे लिए। तो द कंसिडरेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। Marriage hall concludes that 2 contracts should be combined, marriage hall, because the contract were entered into at or nearly the same time, and the consideration of one contract depends on the performance of, जरूरी नहीं परफॉर्मेंस पे डिपेंड करे, प्राइस पे भी डिपेंड कर सकता है। तो अगर किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को पहले कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस या प्राइस पे डिपेंडेंट कर दें, तो भी दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को आप लोगों ने क्या कर लेना है? मस्ट कंबाइन। और आखिरी एग्जांपल स्टैंडर्ड ने दी है, कॉन्ट्रैक्ट 2 हैं, PO 1 है, इनको भी कंबाइन कर दें, इनको तो ऑब्वियसली कंबाइन कर दें। कॉन्ट्रैक्ट 2 है, PO 1 है। आपने 9 बजे सूट खरीदा, बाहर गए, गाड़ी में बैठे, शीशे बंद किए, कमीज उतार पहन के चेक की, बुनियान पहनी हुई थी, आपने कमीज पहन के चेक की, आपने कहा नहीं मजा नहीं आया, बेगम ने कहा जा सरकार दोबारा। सरताज अंदर चले गए, सरताज ने 15 मिनट बाद अगला कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप इसकी ऑल्ट्रेशन भी कर दो। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट 2 हो गए, क्योंकि बिल 2 निकलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट 2। कॉन्ट्रैक्ट 1 करके आप जा चुके थे, उनको उम्मीद भी नहीं थी आपके आने की। कॉन्ट्रैक्ट 2 अब आपने किया, बट वादा क्या है? 1 है। तो ऐसी सूरत में PO तो 1 है। वाई PO 1 है? द एंटिटी इज प्रोवाइडिंग इंटीग्रेशन सर्विसेज, द एंटिटी इज मॉडिफाइंग एन आउटपुट। द गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर सिंगल PO। द गुड्स और सर्विसेज आर सिंगल PO। अब कॉन्ट्रैक्ट 2, PO 1, तो कॉन्ट्रैक्ट 2 बने, PO 1 बना। एक 9 बजे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक 9 बज के 15 मिनट पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन बैक एंड के ऊपर। हाँ, अगर आप 9 बजे आप कपड़े खरीदते और 9 बज के 15 मिनट पे जाके बेगम कहती ये सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है सरताज, ये जूता जो फटा हुआ पहना मैं ये भी जाके ले आ, तो आप जूता लेने चले गए। नो, व्हाट इज दिस? दीज आर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड 2 POs, ठीक है। लेकिन अगर वो पैकेज की वजह से कोई डिस्काउंट कर दे, फिर आप वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट को मिलाने पर मजबूर हो जाएंगे। और फिर बेगम ने कहा चल मैं भी जरा सूट लेने जाओ, चलें आप चलें, घर ना चलें। अच्छा, 3 कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा नहीं हो जाएंगे? कल कर लेंगे। अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंटर्स इनटू अ सेल ऑफ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू कस्टमर B 3 days लेटर इन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ऐसा हो सकता है ना कि 5-6 मिसालें, टेस्ट आपका इंशाल्लाह मंगल या बुध तक मैं बनाऊंगा, तो फिर आपको दूंगा मैं, ठीक है। और फिर उसके टेस्ट के ऊपर आपने सॉल्व करके अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देना है, तो आपको उसके ऊपर कोशिश करेंगे वापस भेज दिया जाए। अच्छा, तो IFRS 15 का टेस्ट जो आप लोग कह रहे हैं, 3 days लेटर इन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, 3 दिन बाद एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में S ने वादा किया है टू प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विसेज टू सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज द सॉफ्टवेयर। आप बताएं पैरा 29 की रोशनी में सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन हो रही है, तो फिर ये क्या बन जाएगी? मॉडिफिकेशन।
तो वो जो हम डिस्कशन सुबह से लगे हुए हैं वो वाली ये डिस्कशन बनेगी, तो डेट विल बी अ मॉडिफिकेशन। पैरा 29, द गुड्स डेट इज सॉफ्टवेयर की जो इंस्टॉलेशन है, सॉरी वो इंस्टॉलेशन ही मेरे ख्याल से कस्टमाइजेशन, द कस्टमाइजेशन सर्विस डज सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर, therefore it is not distinct. Well done. So that's why these both are one PO. As determined that two contracts should be combined because they were entered into at or nearly the with the same customer and the goods in the contract are single PO. तो ये तीन बातें हैं, negotiated as a package, depends on the price or performance of other, और there is a single PO. तो इन सारी सूरतों में आपने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर लेना है, कंबाइन कर लेना। आईकैप ने कोई मिसालें तो नहीं दी हुई इसकी, इतने हाई लेवल पे आईकैप शायद टेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमने मिसालें फिर भी डाल ली हैं कहीं ना कहीं से पकड़ के। तो पीछे आईकैप का MCQ आया था इस दफ़ा, वो सान सा था, वो तो आप देखेंगे ऐसे ही हंसेंगे। अच्छा जी, आखिरी कॉन्सेप्ट है जी कंसाइनमेंट, फिर पास पेपर क्वेश्चन 106 रह गया। कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट तो बड़ा सिंपल सा है, डीलरशिप जो होती है, कंसाइनमेंट पेज 454। जिसको चीज़ें कंसाइन की जा रही हैं आप उसको एजेंट समझ लें कि वो एक एजेंट है। बुक नहीं है आपके पास? है, पेज निकालें ना। अच्छा, मुझे बता दें, ये जो कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये गाड़ियां अपना शोरूम बना के बेचते हैं या किसी और को शोरूम, कोई और शोरूम बनाता होगा? फाइनल अकाउंट में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट कि होंडा ने वसीम अकरम को कहा कि तुम डीलरशिप ले लो, तो वसीम अकरम डीलरशिप के पैसे देगा। तो वो जो वसीम अकरम जब पैसे देगा तो होंडा एंट्री करेगा कैश डेबिट सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल टू वसीम अकरम क्रेडिट, और उसमें फिर अपने बैंक अकाउंट में रख सकता है या उसको अपने बिजनेस में सेपरेट में रखना है या बिजनेस में यूज़ करना है। ये बहस हुई थी। इसी बहस की कॉन्टिन्यूएशन के अंदर मुझे ये बताएं कि होंडा कब सेल बुक करेगा गाड़ी की, जब उसने कंसाइन कर दी या जब कस्टमर गया वसीम अकरम के पास? इसमें होता भाई ऐसे है कि होंडा 50 गाड़ियों की लॉट इकट्ठी भेज देती है और वो बंदा 50 गाड़ियां शोरूम में लगा लेता है, फिर कस्टमर आके पसंद करता है और कस्टमर चेक बना के देते हैं होंडा के नाम का। वो चेक चला जाता है होंडा को, होंडा तब सेल बुक करता है जब कस्टमर गाड़ी ले, क्योंकि होंडा डीलर को बेच नहीं रहा होता, डीलर को रखवा रहा होता है। और एक टाइम होता है, बिल्कुल इसी तरह 100% इसी तरह होता है, और एक टाइम होता है जिस टाइम तक डीलर के पास ऑप्शन होती है चीजें वापस कर दे। वो जरूरी नहीं हो सकते, इधर मेरे ख्याल से पाकिस्तान में नाम ये है कि डीलर वापस कर देता है चीजें सारी, लेकिन अगर आप ऐसा करें कि डीलर को ये कह दें कि इतने महीने में तुमने वापस कर देनी है चीजें अगर तुम्हारी ना बिकी, और डीलर फिर उस महीने में वापस ना करे, फिर आप खुशी से सारी गाड़ियों को सेल में डाल लें, फिर तो कोई मसला नहीं। इस सारी कहानी को सामने रख के जरा पढ़ें। ऑन 31 मार्च 2017 पीएल्स यानी होंडास कार मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कंसाइंड सेवरल व्हीकल्स टू इंडिपेंडेंट डीलर्स, एजेंट्स भी लिख सकते हैं। उन्होंने तो अपनी कमीशन इनकम बुक करनी है ना, फॉर सेल टू थर्ड पार्टीज। अब 3 पार्टीज आ गई। नंबर 1 पीएल कार मैन्युफैक्चरिंग, ये होंडा आ गया, सोल्ड सेवरल कार्स टू वसीम अकरम, ये डीलर हो गया, फॉर सेल टू कस्टमर्स, ये थर्ड पार्टीज हो गई, मैं और आप जनरल पब्लिक जो वहां पे चीजें लेने जाएंगे। सेल प्राइस टू द डीलर, डीलर के लिए जो सेल प्राइस होगी वो क्या होगी, यानी कि डीलर ने किस सेल प्राइस पे बेचना है, इस पीएल्स लिस्ट प्राइस। और ये पीएल्स लिस्ट प्राइस ना, ये डेली चेंज हो रही होती है या वीकली या मंथली चेंज हो रही होती है। ये आती है अखबार के अंदर कि होंडा ने गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी, वसीम अकरम ने गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी, नहीं लिखा होता कभी। होंडा के पास ये प्राइस राइट होता है, तो होंडा अपने दफ्तर से इशू करती है ऑर्डर के प्राइसेस बढ़ गई हैं चीज़ों की, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां फिर महंगी हो जाती हैं, अनलेस के पहले के ऑर्डर लिए हुए हैं, वो फिर और बात है। द सेल प्राइस टू डीलर इज पीएल्स लिस्ट प्राइस एट द डेट ऑफ सेल टू थर्ड पार्टी। इफ अ व्हीकल इज अनसोल्ड आफ्टर 6 मंथ, ये वाली कहानी भी है। अगर वही ये अलग कहानी है कि अगर व्हीकल 6 महीने में ना बिक सकी, द डीलर हैज अ राइट टू रिटर्न द व्हीकल टू पीएल विद इन
तो वो 15 दिनों के अंदर चीज जो है वो आपको आगे क्या कर जाएगा, वापस कर जाएगा। नो व्हीकल इज सोल्ड येट, क्योंकि ईयर एंड 31 मार्च है ना, ऑन 31 मार्च, ईयर एंड 31 मार्च है, तो बेचारे ने एक दिन में क्या बेच देना चीजें। तो अब होगा क्या, हमारे साल में तो कोई सेल बुक नहीं होगी, लेकिन मैं बात अगले साल की। अगले साल अप्रैल में जितनी गाड़ियां बेचेगा वो उतनी की सेल बुक कर लेगा होंडा, फिर मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। फर्ज कर लें सितंबर तक आधी गाड़ियां बिक गई, आधी पड़ी रह गई। अब 15 अक्टूबर तक अगर उसने गाड़ियां आधी वापस ना की तो वो आधी भी होंडा किस में डाल लेगा, बिकॉज अब उसके पास क्या राइट खत्म हो गया। तो होंडा कब सेल बुक करना शुरू करेगा, जब अप्रैल में डीलर गाड़ियां बेचना शुरू करेगा, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक होंडा रेवेन्यू क्रेडिट करता रहेगा। एंट्री की एक साइड हमारी सही होनी चाहिए। होंडा रेवेन्यू क्रेडिट करता रहेगा और रेवेन्यू क्रेडिट करना बंद कर देगा आखिरी 15 दिन में। आखिरी 15 दिन में भी अगर उसने कोई गाड़ियां बेच दी वो भी रेवेन्यू बुक कर लेगा, लेकिन अगर आखिरी 15 दिन बाद उसने कहा मुझे कोई गाड़ी आपको वापस नहीं करनी, मैं खुद ही बेचूंगा, तो फिर आप 15वें दिन बाकी जो उसके पास पड़ी हुई हैं स्टॉक में गाड़ियां, उन सब का भी रेवेन्यू क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे। और अगर 15वें दिन वो आपको वापस करके चला जाए तो रेवेन्यू बुक किया ही नहीं हुआ तो रिवर्स करने का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। अच्छा, ये सारा होता है ओरिजिनल। अब पेपर में कुछ कर दिया रॉन्ग, उसको फिर रेक्टिफाई करना अलग बात होती है। ओरिजिनल बात सीख लिया करें। डिस्कस हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ परवेज लिमिटेड एट ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। अच्छा, सोल्यूशन को फैलाने का तरीका यह है कि 5 स्टेप्स में सवाल को तकसीम कर दें। सफ़े भाई हाइब्रिड में मिल गए हैं आप लोगों को, हाथ खड़ा कर दें ज़रा। ओके, शुक्रिया। सोल्यूशन को फैलाने का तरीका यह है कि आप वो डिस्कशन शुरू कर दें स्टैंडर्ड की। बहुत लंबी हो गई है समरी, मादरत अजीब सी हो गई है शक्ल इसकी, लेकिन आसान सी है। हाँ हाँ, वो छोटे छोटे ये सारे आ रहे हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। सबसे पहला काम क्या है, कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करें। उसमें आपको याद है IFRS 15 तब अप्लाई होगा जब 5 बातें पूरी हो। पार्टी हैव अप्रूव्ड, एंटिटी कैन आइडेंटिफाई पेमेंट टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल नियत, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीट। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया, खोलना सरकार, जब कॉन्ट्रैक्ट क्राइटेरिया मीट ना कर रहा हो। किसी को याद है 2 बातें, रिकॉर्ड कर दें रेवेन्यू कब, जब सेलर ने परफॉर्म कर दिए और कस्टमर ने पैसे दे दिए हैं, और पैसे क्या हैं, नॉन रिफंडेबल। ये सारी एग्जांपल्स उधर की हुई हैं। और या फिर आपने कॉलेज वालों को 7,000 रुपया प्री इनरोलमेंट पकड़वाई और आपने कहा मैंने नहीं पढ़ना, और वो फीस नॉन रिफंडेबल थी, तो भी एंटिटी क्या कर ले, रेवेन्यू बुक कर ले। ये नॉन रिफंडेबल चीजों को सिर्फ कब इनकम में डालना है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट दीज 5 क्राइटेरिया, स्टिल रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की इजाजत है। और एंड रिकॉर्ड कंसिडरेशन रिसीव्ड एज लाइबिलिटी इफ एनी ऑफ द अबव 2 पॉइंट्स आर नॉट मेट। और अगर ऊपर वाले में से कोई 2 पॉइंट मेट नहीं हो रहे, दोनों में से कोई भी नहीं हो रहे, इफ एनी ऑफ द 2 आर नॉट मेट, दोनों के दोनों ही मेट नहीं हो रहे ना, तो फिर क्या कर लें, फिर जो पैसे आए उनको लाइबिलिटी रखें अभी। तो बताएं क्या ऐसा कुछ सिनेरियो है कि जब कॉन्ट्रैक्ट की शराइत पूरी ना हो रही हो फिर भी रेवेन्यू बुक किया जा सकता है? जी बिल्कुल। इसके बाद एक सिनेरियो अजीब सा पड़ा था, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, हालांकि उसमें 5 शराइत पाई जा रही हैं। कब, जब ईच पार्टी के पास अपना अपना राइट हो कि वो टर्मिनेट कर सके कॉन्ट्रैक्ट को। कब, ना जब सेलर ने चीजें बेची हों और अभी तक ना बायर ने पैसे दिए हों, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगला कॉन्सेप्ट कौन से, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वो जो भी पढ़ा है। और एक कॉन्ट्रैक्ट एक पार्ट बी के अंदर पढ़ा था क्लास में व्हाइट बोर्ड पे लंबा सा, मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पता नहीं प्राइसेस क्या थी उसमें, 130, 60 तो क्वांटिटीज थी, 100 रुपये और 80 रुपये थी। 100 रुपये शायद स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस थी और 80 रुपये फिर डिस्काउंट, इस तरह की कुछ प्राइसेस थी बहरहाल। अच्छा, इसके बाद स्टेप 2 क्या, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस, वो जो लगे हुए हैं हम कल के। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज और अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज। ये पीओ की डेफिनेशन हो गई। अ गुड और सर्विस इज डिस्टिंक्ट इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग आर मेट, अपनी ज़ात के एतबार से अलग अलग हैं और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी
अलग अलग है। इसमें या तो एंटिटी इंटीग्रेशन करके दे रही हो या सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर रही हो। तीसरी चीज़ बस पढ़ लीजिएगा, अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं आपके लेवल पे। और हो सकता है कि आप या दूसरे सप्लायर इसको चीज़ों को बेचते भी हों, और वो जो सारी बातें की थी विद रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेज और सारा। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या था, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस में मैंने कहा था सेल्स टैक्स नहीं डालना, थर्ड पार्टीज को जो पैसे देने हैं वो नहीं डालने। और इसमें वेरिएबल कंसिडरेशन पड़ी थी, एक्सपेक्टेड वैल्यूज और मोस्ट लाइकली। ये दूसरी चीज़ अभी रहती है हमारी, अगर टाइम मिला तो देखूंगा, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, वो जो हम सवाल करते आ रहे हैं, क्रेडिट सेल या एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। नॉन कैश कंसिडरेशन, वो जो शेयर्स दे दिए थे जमादार को, और कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर, वो जो बंदा जूते लेके आया था क्लास में। उसके बाद चीज़ें एलोकेट करने के कई तरीके हैं, एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट के, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस अप्रोच और रेजिडुअल अप्रोच। ये एक दो बातें मैंने लिखी हैं, ये आप खुद पढ़ लेंगे, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। इसके बाद रिकॉर्ड रेवेन्यू करना एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम। एट अ पॉइंट इन टाइम में ये पांचों ना मिसालें थी, मैंने आपको बताया था, लीगल टाइटल ट्रांसफर हो गया, फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर हो गया, ये हो गया, ये मिसालें थी। दीज वर नॉट क्राइटेरिया। क्राइटेरिया किसी और चीज के, ओवर टाइम का। कितनी बातें पूरी हो जाएं तो ओवर टाइम होगा नहीं, तीन में से कोई एक भी। वो सर्विस दे रहा हो, हम कंज्यूम कर रहे हो, एसेट क्रिएट हो रहा हो, और साथ साथ कस्टमर कंट्रोल कर रहा हो, और परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसेट, डज नॉट तो जरा मुश्किल था, एंटिटी परफॉर्मेंस डज क्रिएट एन एसेट विद नो ऑल्टरनेटिव यूज टू एंटिटी, और एंटिटी हैज इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट। और नहीं, तीनों में से कोई एक बात भी हो जाए, तीनों में से, जैसे बिजली है तो बिजली के केस में से पहली बात पूरी हो रही है ना, तो पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। तीनों में से कोई एक बात भी पूरी हो जाए तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन समझा जाएगा सेटिस्फाई कैसे हो रही है, ओवर टाइम। इन अबव थ्री केसेस रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय यूजिंग इनपुट और फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आप निकाल लेंगे, काम कितना मुकम्मल हो गया। पॉइंट इन टाइम के लिए कोई शर्त पूरी होनी जरूरी नहीं है। पॉइंट ओवर टाइम के लिए तीन में से एक बात पूरी हो जाए तो ओवर टाइम बुक कर लें, अगर ओवर टाइम बुक नहीं करना तो इन टाइम बुक कर लें। आगे इन टाइम की मिसालें दी हुई थी कि इसी सूरत में कहता है मुझे लगता है इन टाइम बुक करो। बाकी तो चीजें आप लोगों को डायग्राम्स में पढ़ाई हुई हैं, वो ऐसी मैंने जरा लिखनी थी अगले सफ़े पे। कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीमेंटल और नॉट इंक्रीमेंटल, फिर आगे मैंने तफसील नहीं दी ज़्यादा। डिस्काउंट वोचर पढ़े थे स्टैंडर्ड में, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम पढ़ा है, और प्रेजेंटेशन का तो अलग आपको स्लाइड दी हुई है जिसमें रिसीवेबल है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट है और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है। तो ये था जी IFRS कौन सा, 15। यार वो तो किधर है, क्या कहते हैं, ये डिस्कशन आपसे करनी है किसी दिन। ये मैंने भेजा था, ये शॉर्ट टॉपिक्स तो IAS 41, IAS 21, IFRS 8 और IFRS 9 और एथिक्स हैं। लॉन्ग टॉपिक्स कंसोलिडेशन, फाइनल अकाउंट, IAS 12, IFRS 16, IAS 38, IAS 10, 37, IFRS 15। तो इसमें से समरी कौन सी जिसमें पास पेपर के क्वेश्चन का रेफरेंस दिया हो वो बना देता हूँ कल की क्लास में इंशाल्लाह। नहीं कल से मतलब कल आपको भेज दूंगा, परसों फिर दिखा दूंगा, कल आज ही ग्रुप में टाइम मिला तो भेज दूंगा। लगे हुए दिन रात, हम भी सुबह के लगे हुए हैं, कल भी पूरा दिन लगे रहे हैं। जो जो चीज़ें निकल रही हैं वो सामने आ रही हैं आउटपुट। तो बाकी अब परसों अब क्लास होगी। हाँ जी, आपके आने से पहले हमने बता दिया था इंशाल्लाह 11:25 पे। अच्छा तो ये देख लें अब आप, IFRS 15 का 9 नंबर का सवाल आया था, फिर 16 नंबर का सवाल आया था, फिर 9 नंबर का सवाल आया था, इससे पहले तो FAR 1 में था ये 1037। रशीद मर्जी है तेरी यार। असल में वो इसे इन दोनों का मिला के इसने 25 से 30 नंबर का सवाल देना होता है, इस वजह से फिर वो जोर फाइनल अकाउंट का निकल रहा है।
इन दोनों का ये ज़रा, इसमें IFRS 8 था ना, इस वजह से फिर वो 40 नंबर का सवाल हो गया था, वो जो सेफ गार्ड वाला सवाल किया था हमने क्लास में। ये दोनों टक्कर के हैं, IAS 12 और कंसोलिडेशन और IFRS 16। पता नहीं रिपीटर्स कहते हैं, हम इन्हीं पे लगे रहते हैं ताकि कुछ 40-45 नंबर तो सिक्योर हो जाएं, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। मैं कहता हूँ साथ ये भी कर लो और ये भी और ये भी, तो वो कहते हैं अच्छा, जो दास से किया हुआ है IAS 41 ने, ये IFRS 8 आया था ना, इधर आया था फिर इधर आया था। रशीद की चक्कर है यार तेरे नाल, बहुत इशू। छोड़ा हुआ था इसको लोगों ने, छोड़ा हुआ था इसको लोगों ने, आके अपने कहा आ जाओ, छोड़ा हुआ था इसको लोगों ने, ये देखा था पिछली दफ़ा इन्होंने, पिछली दफ़ा उनको दिखाया था, उन्होंने कहा ओ हाँ, मैंने कहा पंगा नहीं ले सकते, ब्यूटी यही आई कहती, देखें आप पंगा नहीं ले सकते। हाँ जी, वो सेफ गार्ड्स थे ना, वो तो सवाल ने पूछे हुए थे, तो वो तो सवाल ने पूछे हुए थे, सेफ गार्ड नहीं पूछे हुए थे, हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड या सेफ गार्ड का लफ्ज़ लिखा होगा दोनों में से, मैं मान नहीं सकता। हाँ, इस दफ़ा की ग्रेड बना लेते हैं, आनी तो कुछ और है, बनाने में क्या मसला है। अच्छा जी, जी पास पेपर क्वेश्चन 106 को करें 5-5 मिनट में, फिर IFRS 16 का सवाल करना है, पार्ट बी बनाना है, पार्ट ही बनाए आज।